नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1। यूपी में राजा भैया ने दिया बीजेपी को झटका। कार्यकर्ता अपनी पसंद के प्रत्याशी को वोट दें। राजा भैया ने यह कह दिया। जौनपुर में धनंजय सिंह की बीजेपी को समर्थन की अपील। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। स्वाति मालीवाल मामले में कार्रवाई करेगी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह ने कहा ड्राइंग रूम में विभव कुमार ने की बदतमीजी। बीजेपी के सवाल किसके इशारे पर विभव कुमार ने की मारपीट। बड़ी खबर सोनिया गांधी राहुल गांधी के लिए करेंगी प्रचार। रायबरेली जाएंगी सोनिया गांधी। सूत्रों के हवाले से खबर, रायबरेली में 16 मई से 18 मई के बीच है कार्यक्रम। और झारखंड की रैली से पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने देश को नक्सलवाद की आग में झोंका। प्रधानमंत्री ने कहा 10 साल पहले केंद्र में रिमोट की सरकार चलती थी, पीएम ने कहा। और पीएम मोदी ने वाराणसी से दाखिल किया नामांकन। बड़ी खबर, ब्राह्मण दलित और ओबीसी बने पीएम के प्रस्तावक। हलफनामे के मुताबिक पीएम के पास 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। और बड़ी खबर आ रही है यूपी के झांसी से राहुल गांधी अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। कहा बीजेपी आरएसएस संविधान को करना चाहते हैं खत्म। खटारा इंजन सरकार को बदलना जरूरी, अखिलेश यादव ने कहा। लखनऊ में कल इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल होंगे शामिल। तीनों नेताओं के यहां से शामिल होने की मिली सहमति। और बंगाल की रैली में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा। 380 सीटों का चुनाव पूरा, 270 सीटें लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। और बड़ी खबर, दिल्ली में स्कूल अस्पताल के बाद तिहाड़ जेल को धमकी है। तिहाड़ जेल प्रशासन को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इन सभी खबरों के साथ अब आपको दिखाते हैं कि कर्टन रेजर में कौन कौन सी खबरें जो आपके लिए देखना जरूरी है। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, चाबहार पोर्ट पर भारत के कंट्रोल से अमेरिका क्यों बौखलाया है। चीन पाकिस्तान को भारत की कूटनीतिक चोट। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर जो आ रही है। दूसरी खबर, पीओके और बलूचिस्तान की जनता ने की मोदी सरकार से दखल की मांग। शहबाज शरीफ को फिर से बंटवारे का खौफ सताया। और तीसरी खबर, खार्किव में 24 घंटे में 2800 सैनिक मारे गए हैं। रूस का 9 इलाकों पर कब्जा किया। खार्किव के बाद कीव की बारी है। चौथी खबर आ रही है, 2024 की लड़ाई रील बनाकर लड़ी जा रही है। राजनीति में रील का मनोविज्ञान क्या, वोट पाने का नया चैप्टर है। और पांचवी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार काशी से नामांकन भरा। पीएम ने काशी के नामांकन से कैसे सभी को साधा। वोटिंग के 4 राउंड पूरे हो चुके हैं, हम सब जानते हैं। आधे से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका है। अब 5वें राउंड के लिए धुआंधार रैलियां हो रही हैं। प्रचार का शोर तेज है। इस बार के चुनाव में एक जबरदस्त कैंपेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी चल रही है। राजनीतिक दल चुनाव प्रचार को धार देने के लिए 50 सेकंड से 1.25 मिनट की रील्स का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया का सबसे असरदार इस्तेमाल 2014 और 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से फोकस किया है और फुटप्रिंट्स उसके दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के विजन और चुनावी घोषणा पत्र को जनता के बीच पहुंचाने का जिम्मा पर्दे के पीछे प्रियंका गांधी ने संभाला है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया टीम के साथ मिलकर 5 न्याय और 25 गारंटी की दिलचस्प रील्स तैयार करवाई हैं, जिन्हें अब सोशल मीडिया पर रिलीज किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने ही हाथ बदलेगा हालात कैंपेन थीम को हरी झंडी दी थी। कांग्रेस ने अपने कैंपेन में रील्स का इस्तेमाल काफी सोच समझकर किया। दरअसल सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के दौर में युवाओं के बीच लंबे चौड़े भाषणों के बजाय रील्स का क्रेज ज्यादा है, जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी हो या राहुल गांधी, दोनों ने रील्स पर फोकस बढ़ाया। ये आपको इस रिपोर्ट में समझ में आएगा। सिद्धरमैया जी बताइए, सत्ता या विचारधारा? विचारधारा। व्हाई? Because ideology is always important. मैं कलर करके बाल वाइट रखता हूँ ताकि बिना लोगों के लगे मैं बेचता हूँ। लोग को कूलेस्ट पीएम को गेमर टैग देना चाहिए, तो वो हमें क्या कहते हैं, नमो ओपी। सोशल मीडिया पर ऐसे ही रील्स को हथियार बनाकर एक दूसरे पर वार कर रहे हैं देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों के 2 बड़े नेता। प्रधानमंत्री मोदी हो या राहुल गांधी, इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये रील्स लोगों का ध्यान खींच रही हैं। ये रील प्रधानमंत्री मोदी ने कल इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। 24 घंटे के अंदर इसे 26 लाख लोग लाइक कर चुके हैं। ऐसी रील्स के जरिए पीएम मोदी एक खास वर्ग को सियासी संदेश भी दे रहे हैं। कल पीएम मोदी ने एक और रील सोशल मीडिया पर शेयर करके महिला वोटर्स को एक मैसेज दिया।
नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबराए नहीं। रील्स को पैना हथियार राहुल गांधी ने भी बनाया है। राहुल सोशल मीडिया पर छोटे छोटे वीडियो शेयर करके कभी कांग्रेस के घोषणा पत्र की खूबियां गिनाते हैं तो कभी प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे प्रहार करते हैं। मोदी जी राजा हैं, मैं सच बोल रहा हूं। कैबिनेट से कुछ लेना देना नहीं, पार्लियामेंट से कुछ लेना देना नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लेना देना नहीं। राहुल ने एक्स पर यह रील 11 मई को शेयर की थी, जहां इसे करीब 7 लाख लोगों ने देखा। नहीं है, मोदी जी राजा हैं। इससे 2 दिन पहले राहुल गांधी ने चुनाव को लेकर भविष्यवाणी करते हुए एक रील एक्स पर शेयर की। नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है। इस रील को 15 लाख लोगों ने देखा। पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच सिर्फ चुनावी सभाओं में ही तीखी जंग नहीं चल रही, सोशल मीडिया पर भी एक युद्ध चल रहा है, जिसका पहला उद्देश्य वोटर्स के साथ साथ अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरना भी है। चुनाव के दिन तो बड़ा त्योहार जैसा वातावरण बना है, बड़ा त्योहार। ये वीडियो झारखंड का है। पीएम मोदी ने चुनावी रैली के दौरान हेलीपैड पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात करके उनका जोश बढ़ाया। राहुल गांधी ध्यान खींचने के लिए ऐसे वीडियो और रील शेयर करते हैं जिसमें कोई इंटरेस्टिंग बात हो। 5 मई को राहुल ने यह वीडियो शेयर किया। शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी। मैं आऊंगा आपकी शादी में, पक्का। ऐसी रील्स शेयर करने का मकसद साफ है, देश में 18 से 29 साल तक के 22 करोड़ वोटर्स को एक मैसेज देना। कर रहे हैं और जो देश को खराब कर रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या राहुल गांधी, दोनों चुनाव में सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों की कोशिश है कि छोटे वीडियो, रील्स और इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बड़े बड़े जो मतदाता वर्ग है उनका ध्यान खींचा जाए। सवाल यह कि आखिर छोटे वीडियोस हों, रील्स हों या पोस्ट हों, इनमें ऐसा क्या है जिसके चलते राहुल गांधी और पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर रील और छोटे वीडियो शेयर करने की रफ्तार बढ़ाई। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, उससे आपको शायद समझ में आएगा कि आखिर वो कौन सा टीजी यानी टारगेटेड ग्रुप है और उसको कितना इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा है। उसको रोकने के लिए हम करते तो थोड़ा हमको एक आनंद मिलता है। राहुल गांधी के कैंपेन की पूरी रणनीति है सोशल मीडिया पर छोटे और इंटरेस्टिंग वीडियो से लोगों का ध्यान खींचा जाए। I love traveling in the bus in Telangana. रायबरेली के साथ हमारा रिश्ता 100 साल से ज्यादा लंबा है। प्रधानमंत्री मोदी भी शॉर्ट वीडियो से देश के एक बड़े वर्ग तक पहुंचना चाहते हैं। ये बच्ची एक तस्वीर लेके आई है, कब से खड़ी रही है, उसकी तस्वीर ले लीजिए। बेटा प्लीज राइट डाउन योर नेम एंड एड्रेस। ये कोशिश है देश के 60 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स से सीधा कनेक्शन बनाने की। ये वो मतदाता वर्ग है जो स्मार्टफोन के जरिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पर काफी वक्त बिताता है। भारत में यूट्यूब के 46 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। इंस्टाग्राम के एक्टिव यूजर्स की संख्या 36 करोड़ से ज्यादा है। फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 38 करोड़ है। एक्स के 2 करोड़ 70 लाख यूजर्स भी छोटे वीडियो यानी शॉर्ट्स देखते हैं। सोशल मीडिया पर शेयर होने वाले शॉर्ट वीडियो या मजेदार पोस्ट बड़े वीडियो के मुकाबले यूजर्स का ज्यादा ध्यान खींचते हैं। इसका एक उदाहरण इसी साल 22 जनवरी का है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम पर रामलला की पूजा करती एक तस्वीर शेयर की, जिसे देखते ही देखते 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लाइक किया। अभी हम लखनऊ एयरपोर्ट में लैंड किए हैं। शरण सिंह जी के नाम का एयरपोर्ट है। तो 7 airports like this for 50 years they handed over, just like that, billions of dollars. I was wondering how many tempos it required to do this thing at such a tempo. इसे एक और उदाहरण से समझिए। राहुल गांधी ने कल सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट्स और अडानी को लेकर ये रील शेयर की। आपने कहा था कि काला धन दे रहे हैं अदानी अंबानी। 4-5 दिन पहले कहा जरा इंक्वायरी शुरू कीजिए, सीबीआई भेजिए, ईडी भेजिए। इस वीडियो लीजिए टेम्पो का। 18 घंटे के अंदर इस रील को 12 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया। रेड सीड स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में शॉर्ट वीडियो यानी रील का यूजर बेस 25 करोड़ है, जिनमें से 65% यूजर्स छोटे शहरों और कस्बों में रहते हैं।
रेड सीड स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट की रिपोर्ट के अनुसार शेयर वीडियो या रील देखने वाले 45% भारतीय ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। रिपोर्ट्स में यह भी पता चला कि 64% यूजर्स की उम्र 25 साल से कम है। रिपोर्ट के मुताबिक एक भारतीय हर दिन औसतन 156 मिनट ऑनलाइन वीडियो देखता है। इनमें से 38 मिनट शॉर्ट वीडियो या रील देखता है। स्मार्टफोन पर छोटे वीडियोस के सबसे बड़े यूजर्स युवा हैं। देश में कुछ 96 करोड़ 88 लाख मतदाता हैं, जिनमें 22 करोड़ वोटर 18 से 29 साल की उम्र के हैं। यही वो वजह है जिसके चलते चुनाव के वक्त रील युद्ध छिड़ गया है। राहुल गांधी ने आज एक रील अपनी माता जी के साथ पोस्ट की है। 2 दिन पहले मदर्स डे पर राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी के साथ पुरानी यादें शेयर की थी। आज राहुल ने अमेठी और रायबरेली को लेकर अपनी मां, अपने पिताजी, अपने दादाजी और अपनी दादी से जुड़ी यादें शेयर की हैं। इस वीडियो में राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ बैठकर अमेठी और रायबरेली पर बात करते नजर आए। उन्होंने पुराने एल्बम्स के पन्ने खंगालते हुए तस्वीरों को देखा, उन पर बात की, राजीव गांधी से जुड़े किस्सों को शेयर किया। इस वीडियो के जरिए राहुल और सोनिया ने अमेठी और रायबरेली की जनता के लिए प्यार दिखाया। राहुल गांधी ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा, रायबरेली और अमेठी हमारे लिए सिर्फ चुनाव का क्षेत्र नहीं है, हमारी कर्मभूमि है। इसका कोना कोना पीढ़ियों की यादें सजे हुए हैं। माँ के साथ पुरानी तस्वीरें देखकर पापा और दादी की याद भी आ गई, जिनकी शुरू की गई सेवा की परंपरा मैंने और माँ ने आगे बढ़ाई। प्रेम और विश्वास की बुनियाद पर खड़े 100 वर्षों से भी पुराने इस रिश्ते ने हमें सब कुछ दिया है। अमेठी और रायबरेली जब भी हमें पुकारेंगे हम वहां मिलेंगे। मां सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी की बातचीत का ये पूरा वीडियो 6 मिनट 14 सेकंड का है। हम आपको इसके कुछ अंश दिखाते हैं। आपको याद होगा शायद ये कार्यकर्ता उस जमाने का, और ये हमेशा पापा जी ने दौरा। ये मुझे याद है, पापा अपने आप चलाते थे। ये भी फोटो है, पूरा का पूरा ऊसर जमीन था। जब बारिश आती थी गांव के गांव ब्लॉक हो जाते थे। पापा ने वहां पे एक प्रोग्राम किया था। ये देखिए, एक तो डिफरेंस अभी काफी क्लियर है कि ये उस समय प्रधानमंत्री थे, मगर इनके सिक्योरिटी वाले यहाँ बिल्कुल नहीं। जब मैं 82 में गया था तो ये हालत थी। रायबरेली वैसे राहुल के दादा फिरोज गांधी वहाँ के एमपी थे 53 से। पर दादा ने अपना काम, अपनी पॉलिटिक्स रायबरेली में आंदोलन से शुरू की थी अंग्रेजों के खिलाफ। जो उनका काम शुरू हुआ वो रायबरेली में हुआ। उनके देहांत के बाद जब मैं अमेठी का एमपी था, रायबरेली के लोग आए थे, आपको याद होगा। आईटीआई के लोग आए थे। आईटीआई को वाजपेयी जी की सरकार बंद कर रही थी। कहा कि देखिए, हमारी नौकरी का सवाल है, हमारे भविष्य का सवाल है। तो मैंने काफी उसमें हम लोग बहुत कोशिश की और उसको बचाया। मेरा माँ के साथ रिश्ता है, बहन के साथ रिश्ता है, वैसे ही वहाँ के लोगों के साथ हमारा रिश्ता है, वही फीलिंग है। खाना भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। रायबरेली में जो वो दाल है, वहाँ पे दाल, अरहर की दाल, वो शायद कहीं दुनिया में नहीं मिलती है वैसी दाल। तो मेरे लिए ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज एक हैं। अमेठी और रायबरेली ने हमें सब कुछ दिया है। जब भी अमेठी रायबरेली को जरूरत होगी हम वहां मिलेंगे। रायबरेली से राहुल गांधी ताल ठोक रहे हैं तो आज काशी से प्रधानमंत्री मोदी ने नामांकन भरा। पहले आप 50 सेकंड में पीएम मोदी के दर्शन, पूजन और नामांकन की वीडियो रिपोर्ट देखिए। इसके बाद पीएम मोदी के संपत्ति पर बड़ी जानकारी।
प्रधानमंत्री मोदी ने आज गंगा सप्तमी के शुभ मुहूर्त वाले दिन वाराणसी से तीसरी बार नामांकन दाखिल किया है। पीएम मोदी ने काशी में अपने दिन की शुरुआत गंगा पूजन के साथ की। उन्होंने मां गंगा को पुष्प अर्पित किए, आरती की और दुग्धाभिषेक किया। इसके बाद पीएम मोदी काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर पहुंचे। यहां से आशीर्वाद लेकर उन्होंने 4 प्रस्तावकों के साथ तीसरी बार पर्चा दाखिल किया। उनके पूरे काशी दौरे की एक एक डिटेल हम थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन पीएम मोदी के नामांकन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले बताते हैं। पीएम मोदी ने नामांकन में 23 पन्नों का जो हलफनामा दाखिल किया है, टीवी 9 भारतवर्ष के पास उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है। पीएम मोदी ने हलफनामे में संपत्ति का ब्यौरा दिया है। पीएम मोदी ने कितना टैक्स भरा है, उनके पास घर या गाड़ी है कि नहीं, हलफनामे में इसकी पूरी डिटेल दर्ज है। 2014 से लेकर 2024 तक पीएम मोदी की संपत्ति में क्या बदलाव हुआ आपको बताते हैं। कैश की बात करें तो 2014 में पीएम मोदी के पास 32,000 से ज्यादा कैश था, जो 2019 में 38,000 से ज्यादा हो गया। मौजूदा हलफनामे के मुताबिक पीएम मोदी के पास करीब 53,000 रुपए कैश है। 2014 में पीएम मोदी के पास बैंक में कुल जमा राशि 58,54,000 से ज्यादा थी। 2019 में यह बढ़कर 1,27 लाख से ज्यादा हो गई। मौजूदा समय में यह राशि 2,86 लाख से ज्यादा है। पीएम मोदी के पास सोने की 4 अंगूठी हैं। 2014 में इनकी कीमत 1,35,000 थी। 2019 में घटकर 1,13,000 के पास रह गई। मौजूदा वक्त में इनकी कीमत करीब 2,67,000 से ज्यादा है। अचल संपत्ति की बात करें तो 2014 में पीएम मोदी के पास 1 करोड़ की अचल संपत्ति थी। 2019 में 1,10,00,000 से ज्यादा की संपत्ति का ब्यौरा दिया। मौजूदा हलफनामे में अचल संपत्ति का कोई ब्यौरा नहीं। गाड़ी की बात करें तो 2014 से लेकर 24 तक पीएम मोदी के पास कोई निजी गाड़ी नहीं है। पीएम मोदी ने जिन 4 प्रस्तावकों के संग पर्चा भरा, उनमें अलग अलग समुदाय के लोग शामिल थे। प्रस्तावकों को चुनने में किन समीकरणों का ध्यान रखा गया, जाति फैक्टर, वोट फैक्टर को कैसे साधा गया, इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी के 4 प्रस्तावकों में पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर हैं। पीएम मोदी के प्रस्तावक तय करने में बीजेपी ने एक साथ कई समीकरणों का ध्यान रखा, पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी, जातीय समीकरण का ध्यान रखा और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। पंडित गणेश्वर शास्त्री ब्राह्मण समाज से हैं। इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त और व्यास जी के तहखाने में पूजा कराने का मुहूर्त निकाला था। ये वाराणसी लोकसभा क्षेत्र की दक्षिणी विधानसभा से आते हैं। बैजनाथ पटेल ओबीसी समाज से आते हैं, संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। बैजनाथ पटेल वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के जिस रोहनिया सेवापुरी से आते हैं, वहां 2 लाख से ज्यादा पटेल वोटरों की संख्या है। लालचंद कुशवाहा कैंट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और ओबीसी समाज से जुड़े हैं। इसके साथ ही दलित समाज से आने वाले संजय सोनकर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ये भी लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं। प्रत्याशी का समर्थक बनना और प्रस्तावक बनना और उसी में संगठन में काम करना, तो बोलिए उससे बड़ा सम्मान और दूसरा हो सकता है। राम जी की प्रतिष्ठा उनके द्वारा हुई है, तो हम लोग तो शुभ ही मानेंगे। आपका आशीर्वाद, उनका स्नेह भी। पूर्ण। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता वाली पार्टी है और सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करती है। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में 3 लाख से ज्यादा ब्राह्मण, 2.5 लाख से ज्यादा गैर यादव ओबीसी, जबकि करीब 1.25 लाख दलित मतदाता हैं। पार्टी ने इसी को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावकों का चुनाव किया है। प्रतिमा मिश्रा, विपिन चौबे के साथ पंकज झा, टीवी 9 भारतवर्ष, वाराणसी। वाराणसी में पीएम मोदी के नॉमिनेशन के दौरान बीजेपी के खेमे में जबरदस्त उत्साह था, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अंदर हलचल मची हुई है। मामला गंभीर लग रहा है। आरोप पार्टी के नेता पर लगे हैं, आरोप लगाने वाले भी पार्टी के हैं और सफाई देने वाले भी पार्टी के हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी की, जिस पर आज पार्टी ने पहली बार सफाई दी। आज इसकी गूंज दिल्ली नगर निगम के सदन में भी सुनाई दी। बीजेपी पार्षदों ने हंगामा किया, सीएम केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए। इस बीच आम आदमी पार्टी ने माना है कि कल स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई। सांसद संजय सिंह ने जानकारी दी है कि 13 मई को सुबह अरविंद केजरीवाल से मिलने स्वाति मालीवाल उनके आवास पर पहुंची थी। ड्राइंग रूम में विभव कुमार ने उनके साथ बदतमीजी की, जिसके बाद स्वाति मालीवाल ने 112 नंबर पर पुलिस को फोन किया। संजय सिंह ने यह भी बताया कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। केजरीवाल
चुनावी माहौल में स्वाति मालीवाल मामले को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग से पहले पार्टी ने इसे जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। आज इसी बहाने बीजेपी पार्षद केजरीवाल के खिलाफ बैनर पोस्टर लेकर एमसीडी के सदन में पहुंच गए। वो मेज पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। बीजेपी अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है। एमसीडी में बीजेपी की तरफ से खोले गए मोर्चे के बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी घटना का जिक्र किया। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। संजय सिंह जिस विभव कुमार की बात कर रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहती है। संजय सिंह के बयान के बाद स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जय हिंद ने स्वाति मालीवाल की जान को खतरा बताया है। जो स्वाति के साथ ये घटना हुई है, ये पूरी साजिशन घटना हुई है, पूरी साजिश के तहत घटना हुई है और उसको अब डराया धमकाया जा रहा है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। बीजेपी इस मामले में सवाल उठा रही है कि विभव कुमार को ऐसा करने के लिए किसने कहा। मुख्यमंत्री खुद अंदर थे, उसी समय पुलिस को बुलाना चाहिए था, कार्रवाई करने के लिए कहना चाहिए था और 36 घंटे के बाद भी पुलिस कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं कि हम संज्ञान लेंगे। तो सीधा सीधा लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक दबाव के चलते स्वाति मालीवाल को चुप कराया जा रहा है और जो घटना है उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की डेली डायरी से कल ही ये बात सामने आ गई थी कि स्वाति मालीवाल ने सीएम आवास से अपने साथ मारपीट को लेकर पीसीआर को कॉल की थी। हालांकि अब तक उन्होंने इस मामले में लिखित शिकायत नहीं दी है। और अब आपको लेकर चलते मुंबई, जहां कल हुए एक हादसे पर हमारे पास बहुत बड़ी खबर है। मुंबई में आंधी तूफान के दौरान 14 लोग दम तोड़ चुके हैं। हमने जब हादसे की पड़ताल की तो पता चला कि पेट्रोल पंप पर लगा विशाल होर्डिंग अवैध था। हमारी जांच में पता चला कि यह होर्डिंग तय साइज से काफी बड़ा था। जो अवैध होर्डिंग मौत की वजह बना, उसका वजन 250 टन था। इस अवैध होर्डिंग का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। अवैध भी है और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी है। शायद एक और रिकॉर्ड बन गया है, अवैध होकर भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाने का रिकॉर्ड। ये रिपोर्ट में मुंबई में कल शाम 4 बजे धूल भरी आंधी और तेज हवाओं में कई होर्डिंग गिर गए, खंबे गिर गए, पेड़ उखड़ गए। इसी बीच बारिश और आंधी से बचने और पेट्रोल सीएनजी भरवाने के लिए लोग घाटकोपर के इस पेट्रोल पंप पर पहुंचे। उस वक्त पेट्रोल पंप पर 70 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी थी। इनमें 30 ऑटो रिक्शा, 2 बस, 10-12 टैक्सी और 10 कार मौजूद थी। रेस्क्यू है, अभी भी चल रहा है। पिलर निकालने का काम जो है वो अभी भी चल रहा है। अंदर कितने आदमी हैं, अंदर गाड़ियां फंसी हुई है, वो निकलने में कितना टाइम जाएगा ये भी देखना जरूर है। मुंबई में कल 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल रही थी, जिसकी चपेट में आने से यहां लगा 120 फुट लंबा और 250 टन वजन का यह अवैध होर्डिंग आ गिरा। अपने भारी भरकम आकार की वजह से इस होर्डिंग का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज था, जो कल 14 लोगों की मौत का कारण बन गया। हंगामा मचा तो बीएमसी ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये उसकी जमीन नहीं है। ठीकरा रेलवे और उस निजी एजेंसी पर फोड़ा गया जिसने इस होर्डिंग को लगाया था। बीएमसी के आरोपों पर रेलवे पुलिस ने 2 पन्नों का अपना जवाब जारी किया। इसमें लिखा है कि डीजीपी महाराष्ट्र पुलिस की इजाजत से बीपीसीएल का रेलवे फ्यूल स्टेशन घाटकोपर के पुलिस की जमीन पर 10 दिसंबर 2021 से चल रहा था।
तत्कालीन पुलिस आयुक्त ने ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को 10 वर्ष के लिए इस होर्डिंग की मंजूरी दी थी। पिछले हफ्ते ही बोर्ड हटाने के लिए रेलवे पुलिस के पास शिकायत आई थी। इसकी कार्यवाही चल ही रही थी कि यह हादसा हो गया। ये जमीन। और अब देखते हैं इलेक्शन टॉप 9। झारखंड के कोडरमा में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, भारी भीड़ उमड़ी। पीएम को देखने के लिए लोग सड़कों और मैदान पर दिखाई दिए। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बीजेपी को दिया समर्थन का फैसला। बोले, आज के राजनीतिक हालात में बीजेपी ही सबसे बेहतर। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में संजय सिंह ने तोड़ी चुप्पी। बोले, मुख्यमंत्री के पीए विभव कुमार ने स्वाति के साथ अभद्रता और बदतमीजी की। दिल्ली के सीएम ने घटना का संज्ञान लिया। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का मुख्तार अंसारी की मौत पर बड़ा बयान। कहा, मुख्तार अंसारी अगर मरते नहीं तो उन्हें फांसी दे दी जाती। बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने हिमाचल के मंडी से भरा नॉमिनेशन। चुनावी हलफनामे में बताया वो 91 करोड़ 65 लाख रुपए की प्रॉपर्टी की मालिक है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी कार्यकर्ताओं में झड़प। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। चंडीगढ़ से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मनीष तिवारी ने दाखिल किया अपना नामांकन। इससे पहले रोड शो निकाल कर किया शक्ति प्रदर्शन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर चीन पाकिस्तान ने जो हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है उसे वापस लेंगे। पटना में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। पटना में गंगा के दीघा घाट पर दी गई अंतिम विदाई। और आगे देखिए, भारत ईरान चाबहार डील मजबूत, भारत की स्वतंत्र नीति। द पीएम